हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका 16 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीपीएससी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, कॉमेंट है, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय के फुल प्रिपरेशन के लिए 2 प्राइम बैचेस चल रहे हैं। एक तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए चल रहा है और एक आरओ सचिवालय के लिए चल रहा है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस की मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है, पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है रेगुलर बेसिस पर, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो आप इन सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो GS1 से आ रही है। आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कि वो कह रहा है कि ग्लेशियल पीरियड, यानी कि राइटर का कहना ये है कि जो ग्लेशियल पीरियड के जो कोस्टल समुद्र के किनारे के जो रेड सैंड ड्यून्स हैं वाइजैग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स हैं, यानी कि कोस्टल यानी अगर हम कहें तो तटीय रेखाओं पे जो मिलते हैं हमें, तटीय सीमाओं पे जो मिलते हैं समुद्र से किनारे, और रेड सैंड के यानी कि लाल मिट्टी के जो सैंड ड्यून्स हैं, जिनको आंध्र प्रदेश में एरामट्टी डिबालू भी कहा जाता है। द साइट इज़ लोकेटेड अलोंग द कोस्ट एंड इज़ अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो शहर आंध्र प्रदेश का फेमस शहर है, वहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ही आपको मिलेंगे, एंड अबाउट 4 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ भीमुनीपट्टनम। दिस साइट स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ अबाउट 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो साइट है जहाँ पे आपको ये रेड सैंड ड्यून्स मिलेंगे, लाल मिट्टी के जो रेत के टीले मिलेंगे, ये 20 स्क्वायर किलोमीटर की साइट है। इसको जियो हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको कैटेगरी में डाल रखा है, किसकी, प्रोटेक्टेड साइट्स की। 2016 में इसको डाल दिया गया था। दिस साइट हैज़ मच सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकली। तो जियोलॉजिकली अगर हम देखें, यानी कि भूवैज्ञानिक रूप में देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इम्पॉर्टेंस है। आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखें, यानी कि पुरातत्व विभाग के अनुसार अगर हम देखें, पुरातत्वता के अनुसार देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिकली भी, यानी कि जो मानव शास्त्रीय रूप में देखें, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साइट है। द साइट इज़ अबाउट 18,000 to 20,000 ईयर ओल्ड, यानी 20,000 साल पुरानी साइट है, जो कि माना जा रहा है कि जो पिछला ग्लेशियल पीरियड आया था, यानी कि जो हिमयुग आया था, अंतिम जो हिमयुग रहा है, उससे बिलोंग करती है। सच सैंड डिपॉजिट्स आर रेयर एंड हैव बीन रिपोर्टेड ओनली फ्रॉम 3 प्लेसेस इन द ट्रॉपिकल रीजन इन साउथ एशिया। तो ऐसे जो सैंड डिपॉजिट्स हैं ये बहुत ही रेयर हैं, देखने योग्य चीज़ है ये, और ऐसे मात्र 3 जगहों में ही देखे गए हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में साउथ एशिया में, जैसे कि टेरी सैंड्स हैं तमिलनाडु में, एरामट्टी डिबालू है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और एक साइट है श्रीलंका के अंदर, यानी 2 भारत में है और एक श्रीलंका में है। दे डू नॉट अकर इन इक्वेटोरियल रीजन्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेटोरियल क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास नहीं मिलते हैं, और टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू मैनी साइंटिफिक रीजन्स, कई रीजन्स की वजह से वहाँ नहीं मिलेंगे। विद अ हाइट ऑफ अप टू 30 मीटर दे एग्जिबिट बैड लैंड टोपोग्राफी। जिस तरह से चंबल घाटी की जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृति है, वही लगभग बैडलैंड टोपोग्राफी ये दिखाता है, विद डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स एंड फीचर्स इंक्लूडिंग, जैसे इसमें गलीज बन जाती हैं, सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं, बरीड चैनल्स हैं, बीच पे रिजेस बन जाती हैं, टेरेसेस बन जाते हैं, वैली में वैली बन जाती है, और वेव कट टेरेस,
निक पॉइंट बन जाता है। निक पॉइंट क्या होता है? निक पॉइंट होता है इस तरह से आप मान के चलिए कि जैसे यहाँ से मान लेते हैं ये एक झरना गिर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको निक पॉइंट कहते हैं। एंड वाटरफॉल्स। द साइट ऑल्सो हैज़ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इस साइट की अपने आप में एक पुरातत्व महत्व भी है। एज स्टडीज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट एन अपर पैलियोथिक होराइजन। तो जो अपर पैलियोलिथिक होराइजन है, अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लेट प्लिस्टोसिन इपोक के आसपास, यानी वही 20,000 साल पहले की बात कर रही है कि 20,000 BC के आसपास की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि IB और CBI के जो चीफ्स हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ हैं, उनको सैलरी जो मिलेगी IAS की जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो IAS होते हैं, यानी कि ये ऑफिसर्स तो IPS ऑफिसर्स होते हैं, और IAS की सैलरी में IPS की सैलरी में डिफरेंस था। तो IAS के जो सेक्रेटरीज हैं उनके लेवल पे ये इनको सैलरी मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कराया है कि डायरेक्टर जो हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, CBI के, उनको सैलरी मिलेगी एट पार विद द सेक्रेटरी रैंक IAS ऑफिसर। पहले सिर्फ 11 सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जो हुआ करते थे उनको सबसे ऊपर वाली सैलरी मिला करती थी। अब इन दोनों लोगों को भी, IB के चीफ को और CBI के चीफ को भी ये सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट आता है लक्ष्मण करांदिकार को अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरपर्सन NSC का। तो जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, उसका कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव लक्ष्मण करांदिकार को, जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एमेरिटस हैं CMI के, यानी कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के, उनको पार्ट टाइम चेयरपर्सन लगाया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया का। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कमीशन जो है, उसका, उस आयोग का क्या लगाया गया है? पार्ट टाइम चेयरपर्सन लगाया गया है 3 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। मिस्टर करांतिकार विल टेक अप दिस रोल एज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रोफेसर एमेरिटस तो रहेंगे ही चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के, इसके साथ साथ इनके पास ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है पार्ट टाइम चेयरपर्सन की नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में। ही जॉइंड CMI एज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन 2010 और उसके बाद डायरेक्टर रहे CMI के 2011 से लेकर 2021 तक, यानी कि 10 साल तक ये डायरेक्टर रहे हैं CMI के। तो NSC अगर हम देखें क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अगर हम देखें, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, 2005 में बनाई गई थी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ C रंगराजन कमीशन। तो जो डॉक्टर C रंगराजन कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था इसको बनवाने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या था कि इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टैटिस्टिकल एजेंसीज, कि भारत की जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज़ हैं, जो स्टैट्स तैयार करती है, सांख्यिकी तैयार करती है, कि अलग अलग रिपोर्ट्स लेके आती है, उसकी दिक्कतों को, उसके पास जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए इसको बनाया गया था। विद रेस्पेक्ट टू द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन द नंबर्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है रायथू भरोसा केंद्र लाई जा रही है एक स्कीम। तो एक इथियोपियन डेलीगेशन है जो कंट्री की एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लेड किया है इथियोपिया के, और वो कहाँ पे आए हैं? वो आंध्र प्रदेश आए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में रायथू भरोसा केंद्र चलाया गया है। रायथू का मतलब है वहाँ पे किसान, कि किसानों के ऊपर भरोसा या किसानों से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए इथियोपिया का डेलीगेशन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। तो रायथू भरोसा केंद्र पढ़ते हैं ये क्या है। तो ये एक यूनिक सीड्स टू सेल्स, अब देखिए यहाँ पे बीज से लेके आप चीज़ें बेच सकते हो, तो सीड्स टू सेल्स सिंगल विंडो सर्विस सेंटर हैं किसानों के लिए, जो आंध्र प्रदेश में सब जगह पे सेटअप किए गए हैं। रायतू भरोसा केंद्र सेल प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड्स, ये क्वालिटी सीड्स बेचते हैं यहाँ से। फर्टिलाइज़र यहाँ से मिलता है, जानवरों के लिए खाना यहाँ से मिलता है, एनिमल फीड यहाँ से मिलता है, कई सारी चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करता है रायतू भरोसा केंद्र। दे आर सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने इनको सेटअप किया है। फार्मर यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या हायर कर सकते हैं फार्म इक्विपमेंट को, एंड इवन सेल दे प्रोड्यूस एट द प्रिवेलिंग MSP इन द RBK। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फार्मर यहाँ से खरीद भी सकते हैं और यहाँ पे बेच भी सकते हैं। मान लेते हैं उन्होंने कुछ अपना प्रोड्यूस बनाया, तो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली वो जो रायतू भरोसा केंद्र है वहाँ पे ले जाके बेच भी सकते हैं। तो रायतू भरोसा केंद्र ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है कि किस तरह की क्रॉप को आपको उगाना चाहिए, कितनी उगानी चाहिए, क्वांटिटी क्या उगानी चाहिए, और किस तरह का फर्टिलाइज़र आपकी मिट्टी को रिक्वायरमेंट है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो पेज क्रॉप इंश्योरेंस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है क्रॉप इंश्योरेंस भी दे रहा है, जैसे
हालांकि भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपनी एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलाई है। प्रोक्योर्स ग्रेन्स की ग्रेन्स प्रोक्योर करना है एंड मेक्स पेमेंट टू फार्मर थ्रू दी रायतु भरोसा केंद्र। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी देखें तो इट फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन फार्मर्स। तो ये जो आरबीके है यानी कि जो रायतु भरोसा केंद्र है, इससे क्या होगा, किसानों में इंटरेक्शन होगा, वो आपस में मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से लोग बात करेंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर से बात करेंगे विलेज लेवल पे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड आइटम्स फॉर सेल, आरबीके ऑफिशियल्स डेमोन्स्ट्रेट न्यू फार्म इक्विपमेंट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फार्मर्स। अब देखिए जो सर्विसेज हैं और आइटम्स हैं बेचने के लिए वो तो मिल ही रहा है यहाँ पे रायतु भरोसा केंद्र में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो खेती करने के लिए नए नए उपकरण हैं जो आ रहे हैं मार्केट में, वो भी किसानों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और उनकी सर्विसेज को भी जो किसान है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10,700 रायतु भरोसा केंद्र खुले हैं राज्य भर में, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर। और जब ये इतनी सक्सेसफुल स्कीम है, जब इसको पढ़ने के लिए इथियोपिया से अगर हम देखें डेलीगेशन आया है, तो इसको पूरे भारतवर्ष में लागू करना चाहिए। अलग अलग राज्य सरकारों को काम करना चाहिए इस बेसिस पे, आंध्र प्रदेश से सीख लेनी चाहिए और अपने अपने राज्यों में इस स्कीम को लागू करना चाहिए। दे ऑल्सो असिस्ट इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट MSP। अब ये भी असिस्ट करते हैं कि वो जो किसान है वो अपने प्रोड्यूस को किस पे बेचें, MSP पे बेचें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचें, थ्रू सपोर्टिंग सिस्टम्स ऑफ ई क्रॉपिंग के थ्रू, जियो टैगिंग के थ्रू, और चीफ मिनिस्टर की ऐप बनी हुई है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। सेंटर हैज़ रिसेंटली नॉमिनेटेड द आरबीके कॉन्सेप्ट फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस चैंपियन अवार्ड। और सेंटर ने नॉमिनेट भी किया था रायतु भरोसा केंद्र के कॉन्सेप्ट को FAO के लिए, कि FAO में यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो चैंपियन अवार्ड है वो मिलना चाहिए आरबीके को, जो कि एक आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट आता है बोलीविया और न्यूजीलैंड ने लीगल राइट्स दिए हैं नॉन ह्यूमंस को। अब देखिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे बात चलती है कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स हैं उसी हिसाब से एनिमल राइट्स भी हैं और उसी प्रकार से नेचर राइट्स भी हैं, प्रकृति के भी अपने अधिकार हैं। तो जिस तरह से हम इंसानों के अधिकारों की बात करते हैं, हम दूसरी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। उसी में बोलीविया और न्यूजीलैंड ने कुछ आगे बढ़ के काम किया है। वो क्या काम किया है वो समझते हैं, पढ़ते हैं। With novel approaches being put forth for tackling the climate crisis in the last few years, जो कॉन्सेप्ट है ग्रांट करने का लीगल राइट्स टू नेचुरल एंटिटीज़ हैज़ बीन डिस्कस्ड। अब देखिए क्लाइमेट क्राइसिस तो हो ही रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम दिक्कतों का सामना कर ही रहे हैं, अलग अलग तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो हमारे सामने आ ही रही हैं। उसी में भी ये बात की जा रही है कि हमें कुछ लीगल राइट्स देने की बात की जा रही है कि नेचुरल एंटिटीज़ को, प्राकृतिक चीज़ों को, संस्थाओं को हमें लीगल राइट्स देने हैं। अब वो प्राकृतिक संस्थाएं कैसी हो सकती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट है, मौसम है, समुद्र है, लेक है, रिवर है, कई सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको हमें क्या प्रोवाइड करने हैं, कुछ उनके अधिकार प्रोवाइड करने हैं। द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स इन देयर रिपोर्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 2022, जिसका नाम था लॉ इन द इमर्जिंग बायो एज, हैव प्रपोज्ड गिविंग लीगल राइट्स टू प्लांट्स। तो एक जो लॉ सोसाइटी थी इंग्लैंड और वेल्स की, उसने अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट निकाली। उसमें ये कहा गया कि हमें कानूनी अधिकार देने चाहिए प्लांट्स को, यानी पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, और नॉन लिविंग एंटिटीज़ को। अब नॉन लिविंग एंटिटीज़ क्या है यहाँ पे, कि जो लिविंग नहीं है। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे पहाड़ है, वो पहाड़ अब लिविंग तो नहीं है, उसमें पेड़ तो लिविंग है, जानवर लिविंग है, लेकिन वो पहाड़ लिविंग नहीं है, ठीक है। ज़मीन लिविंग नहीं है। अगर हम देखेंगे तो बादल जो बन रहे हैं, बारिश जो हो रही है, वो लिविंग चीज़ तो नहीं है, लेकिन अपने आप में उसके कुछ अधिकार हैं, ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। इज़ क्रूशियल टू बिल्ड मीनिंगफुल ह्यूमन इन्वायरमेंट, की एक मीनिंगफुल ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है फ्यूचर में आने वाले, उसको हम सही तरीके से निभा सके, तो उसके लिए कुछ अधिकार देने की बात की जा रही है। एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ बैटलिंग क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रीज़ जैसे कि इक्वाडोर हुआ, बोलीविया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ये कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि नेचुरल वर्ल्ड के लिए, प्राकृतिक दुनिया के लिए कुछ अधिकार आ पाए। तो इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ नेचर। तो इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश रहा है जिसने प्रकृति के अधिकारों का क्या किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर का। 2008 में उसने अप्रूव किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कि दैट ग्रांट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, आइलैंड है, नदियां हैं, वहाँ पे हवा है, उनको लीगल राइट मिलेगा किसका, एग्जिस्ट करने का, कि वो रहें, फ्लरिश करें और इवॉल्व करें।
यानी कहने का मतलब क्या है कि इंसानों को उनको प्रदूषित करने से रोका जाएगा, उनको तोड़ फोड़ करने से रोका जाएगा। अगर इंसान उनको प्रदूषण करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आज गंगा नदी में भारत में कुछ डालने पर कोई सज़ा नहीं मिलती है, उल्टा इसको एक रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो रिलीजियस एक प्रोसेशन माना जाता है कि ये तो रिलीजियस प्रोसेशन है, यानी कि धर्म के अंदर निहित बात है कि गंगा नदी में आपको किसी चीज़ का विसर्जन करना है, गंगा नदी में कुछ चीज़ डालनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा नदी में अगर आप कुछ चीज़ डाल रहे हो, उससे गंगा नदी या आप की जो चीज़ें हैं वो संपूर्ण नहीं होंगी, उल्टा वो गंदी हो रही है नदी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को। Ecuador, with a long history of its resources being exploited by corporations with the help of favorable laws, attempted to level the playing field। अब इक्वाडोर में देखा गया है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खनन किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वहाँ के वातावरण को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को। तो अब वो स्टेप्स ले रहे हैं कि किस तरह से उसको सही किया जाए। कंट्रीज कोर्ट्स नाउ रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ पचमामा या नेचर, उनको वहाँ नेचर को पचमामा कहते हैं, टू मेंटेन एंड रीजनरेट इट्स साइकिल्स, की वहाँ पे किस तरह से उसको सही किया जा सकता है। स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एज हाईलाइटेड बाय द आर्टिकल 71 ऑफ द इक्वाडोरियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वाडोर का जो संविधान है उसके आर्टिकल 71 में ये कहा गया है। अप्रैल 2022 में देखें तो इक्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने लीगल राइट दिए हैं किसको, इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल को। एक वाइल्ड एनिमल को जिस तरह से एक इंसान के पास भारत में अधिकार है कि उसके पास राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लाइफ है, राइट टू मैरिज है, अलग अलग अधिकार हैं भारत में, इसी प्रकार से इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल को अधिकार दिए हैं। द जजमेंट स्टेट्स कि वाइल्ड स्पीशीज़ एंड देयर इंडिविजुअल्स हैव द राइट नॉट टू बी हंटेड। तो जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, और एक जो जंगली जानवर है, मान लेते हैं एक हिरण की बात करें, एक शेर की बात करें, उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि ना तो उसका शिकार होना चाहिए, ना उसको फिश करना चाहिए आपको, ना उसको पकड़ना है, ना इकट्ठा करना है, ना एक्सट्रैक्ट करना है, ना उसको रखना है, ना उसको पालना है, ट्रैफिकिंग भी नहीं करनी है, ना उसकी मार्केटिंग करनी है, ना उसको एक्सचेंज करना है। यानी कि जो अगर जैसे इंसान है, इंसान चाहता है कि उसको कोई ना तो खरीदे, ना उसको कोई बेचे, ना उसको कोई शेयर करे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक इंसान सोचता है उस प्रकार से एक जानवर भी सोचता होगा, ये माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उनके पास, इक्वाडोर वालों का कहना यह है कि उनके पास पूरा हक है, उनको उसमें कुछ भी नहीं, उनके साथ यानी जानवरों के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर बोलीविया ने क्या करा, अगर हम देखें तो इस्टेब्लिशिंग द लॉ ऑफ मदर अर्थ। अगर हम देखें तो मदर अर्थ का जो है यानी कि धरती माता अगर हम कहें, माँ प्रकृति अगर हम कहें, तो उनके लिए कानून बना के लेके आया है बोलीविया। तो उसने जितने भी नेचर राइट्स थे जो कि ह्यूमंस के पास थे, उसने सभी के सभी वो अधिकार नेचर को भी दे दिए हैं 2011 में। यानी कि जो जो अधिकार इंसानों के पास हैं वो अधिकार धरती के पास भी रहेगा, प्रकृति के पास भी रहेगा। इट इस्टेब्लिश्ड द लॉ ऑफ द राइट्स ऑफ मदर अर्थ विच रीडिफाइंड कि मदर अर्थ क्या है। मदर अर्थ एक इनडिविजिबल कम्युनिटी है, यानी आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग सिस्टम है उसमें इंसान भी आता है, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, विच शेयर अ कॉमन डेस्टिनी। और सबकी जो किस्मत है वो सबकी शेयर्ड है, कॉमन है। यानी कि अगर धरती पे कुछ दिक्कत आएगी तो वो सभी प्राणियों के साथ दिक्कत आएगी, चाहे वहाँ पे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इट प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस टू मदर अर्थ एंड ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स विच इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स एंटाइटलिंग देम टू इनहेरेंट राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब देखते हैं न्यूजीलैंड ने क्या करा है। न्यूजीलैंड की जो वांगोनी रिवर है, देखिए नाम पढ़ लीजिएगा क्या है ये, वांगोनी रिवर है, ये दुनिया की पहली नदी थी जिसको लीगल स्टेटस मिला था। तो माओरी पीपल हैं वो बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे रिवर के लिए कि रिवर को एक लिविंग एंटिटी का दर्जा देना चाहिए, अबाउट 160 ईयर्स। तो यानी 160 सालों से वो लड़ते आ रहे थे कि नदी को एक हक मिलना चाहिए कि नदी को हमें प्रदूषित नहीं करना है, नदी को हमें ख़त्म नहीं करना है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने 2017 में एक बिल पास किया, वांगोनी रिवर क्लेम सेटलमेंट बिल, जिसने लीगल पर्सनहुड का एक स्टेटस दे दिया रिवर को एंड इट्स सराउंडिंग इकोसिस्टम इन नॉर्थ आइलैंड। तो रिवर रेवर्ड बाय द माओरी पीपल, जो नदी है वो बहुत ज़्यादा सम्मानित है माओरी लोगों के द्वारा, जो इज़ रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाय ईवी, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द माओरी ट्राइब एंड वन फ्रॉम द क्राउन। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का क्या कहना है इसमें। इंडिया के जो डीपीएसपी हैं या डीपीएसपी के बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, तो आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़
मौलिक कर्तव्य हमारे मेंशनड हैं, निहित हैं। उसमें क्लॉज जी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये ले करता है कि इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी हमारी ड्यूटी है हर व्यक्ति की, हर नागरिक की, भारतीय नागरिक की, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, एंड हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और हमें कंपैशनेट होना चाहिए कि हम सभी लिविंग क्रिएचर्स को बहुत अच्छे से रखें। हाउएवर सच ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारत में, वो कानून के तहत ऐसा नहीं है कि उनको इन्फोर्स किया जा सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को ग्रांट किया रिवर गंगा को, जो कि एक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, द लीगल राइट टू प्रोटेक्टेड एंड नॉट बी हार्म्ड। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक स्टेप लिया था 2017 में, जब पहले केस हुआ न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के केस होने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी परमिशन ग्रांट की गंगा नदी को और यमुना नदी को कि उसको लीगल राइट मिलेगा कि उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। द रिवर्स वर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी। तो अगर उत्तराखंड की नदी की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की नदी को कोर्ट में पेश कौन करेगा? तो उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी होंगे, यानी कि सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होंगे उत्तराखंड के, वो नदी का पक्ष रखेंगे कोर्ट में। एडवोकेट जनरल एंड द चीफ ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी NMCG के जो चीफ होंगे वो पक्ष रखेंगे कोर्ट में गंगा नदी का। वाइल बोथ रिवर्स आर हेल्ड सेक्रेड बाय हिंदूज, दे आर ऑल्सो हाईली पॉल्यूटेड। वो बहुत ज़्यादा पूजी भी जाती है हिंदूज़ के द्वारा, ये दोनों नदियाँ, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हैं। अब सवाल ये होता है, क्या ये पॉल्यूटेड इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजी जाती है? ये एक सवाल है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट GS 3 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि बोर्डिंग पास के लिए अब आपका चेहरा ही काफ़ी है दिल्ली, बनारस और बेंगलोर के एयरपोर्ट्स पे। तो जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से, बनारस से, बेंगलुरु से, अब वो अपने चेहरे को ही अपना बोर्डिंग पास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं 1 दिसंबर से, टू एंटर दीज एयरपोर्ट्स, टू एक्सेस द सिक्योरिटी चेक एरिया एंड पास द बोर्डिंग गेट। तो यानी कि एरोप्लेन में बैठने तक अब आप अपने चेहरे को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलर्स विल हैव टू मैंडेटरली प्रोवाइड देयर आधार डिटेल्स, तो उनको आधार की डिटेल्स देनी पड़ेगी जिससे कि उस सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल एट एयरलाइन चेक इन काउंटर्स एट द मोमेंट। अभी जो चेक इन काउंटर है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है धीरे धीरे वहाँ पे भी आ जाएगा। सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लॉन्च किया था डिजी यात्रा का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI दिल्ली में। ये फैसिलिटी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ऑपरेशनल हो जाएगी मार्च 2023 तक हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, विजयवाड़ा में। अब ये सर्विस वॉलंटरी है, यानी कि जो फेस ID को हम यूज़ कर रहे हैं, फेस को जो यूज़ कर रहे हैं, ये वॉलंटरी इन नेचर है, यानी आपकी इच्छा है तो आप इसको इस्तेमाल करें, आप नहीं इच्छा की है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। और बाकी ये सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए सर्विस अवेलेबल नहीं है। वेस्ट बंगाल पावर प्लांट्स फेल्ड टू कर्ब सल्फर एमिशंस। तो जो वेस्ट बंगाल के जो पावर प्लांट्स हैं वो फेल हो रहे हैं सल्फर एमिशंस को रोकने में। भारत में बहुत ज़्यादा टाइम से इनिशिएटिव चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, कहा गया है, कहीं कहीं बार कहा गया है अलग अलग कमीशंस के द्वारा कि जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे कोयला जलता है वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र का उत्सर्जन होता है, तो हमें सल्फ़र का उत्सर्जन रोकना है। तो नॉट अ सिंगल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल हैज़ इंस्टॉल्ड अ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब देखिए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि सल्फ़र के जो धुआं निकलता है, धुएं में जो सल्फ़र होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है, उसको ये निकलने नहीं देता। अब ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एक भी थर्मल पावर प्लांट अब तक ऐसा नहीं है जिसने ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का जो बॉडी है, ये जो कंपोनेंट है अपने पावर प्लांट्स में, इसको इंस्टॉल कर लिया हो। स्टेट की यानी कि वेस्ट बंगाल की टोटल कोल से बनने वाली जो ताकत है, पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है, वो 13,686 मेगावाट की है, और प्लांट्स कंट्रीब्यूटिंग 5695 मेगावाट, दैट इज़ नियरली 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी है तो 13,000 की, लेकिन प्रोवाइड करते हैं भी 5600 मेगावाट। 40% जितनी कैपेसिटी है उसका 40% प्रोवाइड कर पा रहा है। हैव नॉट येट बीन अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FDG यूनिट्स। यानी कि अब तक पावर प्लांट्स ने जो FDG हैं, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए जो एक टेंडर उठवाना है, वो टेंडर तक नहीं जारी किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया गया है। एंड येट टू टेक एनी सीरियस स्टेप्स टू रेगुलेट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस डिस्पाइट द नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2015। नोटिफिकेशन तो दिसंबर 2015 में आ चुका था, अब हम दिसंबर 2022 में भी ये बात कर रहे हैं कि वो 7 साल बाद भी वेस्ट बंगाल इसमें बिल्कुल लैकडाइसिकल अप्रोच अपना रहा है, उसने कोई भी कदम नहीं उठाया है।
Rest of the thermal capacity was unable to complete installation of the technology. This includes units with 7,480 megawatt capacity that have been awarded contract, as well as units with a capacity of 510 megawatt have been identified to be retired. अब कहा जा रहा है कि कुछ यूनिट्स तो रिटायर भी हो जाएंगी, अगर जो रिटायर होने जा रही हैं उनको ये चीज़ लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। None of the major plants connected to the power grid have installed FGD units, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं जो भी कनेक्टेड हैं पावर ग्रिड से, किसी ने भी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। कंट्री का पहला एमिशन नॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए, मरकरी को कंट्रोल करने के लिए कोल फायर पावर प्लांट से नोटिफाई किया गया था दिसंबर 2015 में। और तब से हम देखें तो जो डेडलाइन है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 गुना से बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यानी कि MOE-FCC से। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लॉयन डे, हम मनाते हैं हर साल 10 अगस्त को। भारत की जो टोटल मेडल टैली अगर हम देखें तो 61 मेडल आए थे भारत के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें से कि 22 गोल्ड थे। और भारत जो है चौथे स्पॉट पे पहुंचा है पूरी दुनिया में। 61 मेडल आए हैं टोटल, जिसमें से 22 गोल्ड है हमारे पास, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है इंडिया की बी टीम को, यानी कि मेंस की टीम को, एंड इंडिया की ए टीम को जो कि विमेन की टीम है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 44th चेस ओलंपियाड चेन्नई में। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।